गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जेंडर इशू, वो आपके पेपर नंबर 8 जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी का फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है जेंडर इशू यानी लैंगिक मुद्दे। क्योंकि ये पेपर ही आपका जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी है, यानी जेंडर का स्कूल एंड सोसाइटी से क्या रिलेशन है, स्कूल और सोसाइटी जेंडर को कैसे प्रभावित करती हैं, यही पेपर का आधार है। तो फर्स्ट टॉपिक हम सबसे पहले यहाँ जानेंगे कि जेंडर इश्यूज़ होते क्या हैं। और जेंडर इश्यूज़ को सबसे पहले समझने से पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि जो व्यक्ति है वो समाज से संबंधित होता है, यानी जो जेंडर है वो व्यक्ति से संबंधित है और व्यक्ति समाज से संबंधित है। और ये हम मान सकते हैं या कहा जाता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अरस्तु ने डेफिनेशन दी है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यानी मनुष्य की कल्पना बिना समाज के नहीं की जा सकती। उसी प्रकार से बिना मनुष्य के किसी समाज की कल्पना भी हम नहीं कर सकते हैं। तो जेंडर को समझने से पहले या उसके मुद्दों को जानने से पहले हम यहाँ पर सबसे पहले हम जानेंगे कि समाज या सोसाइटी क्या होती है। तो समाज या सोसाइटी जो शब्द लिया गया है वो लैटिन भाषा के सोशी शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है कि साथ या मित्रता, यानी ऐसा समूह जो कि कुछ व्यक्तियों को साथ लेकर चलता है या मित्रवत व्यवहार उन व्यक्तियों के मध्य होता है, तो वो जो समूह है वो समाज कहलाएगा। यहाँ पर एक लैपियर की एक बहुत ही फेमस कोट है या डेफिनेशन है। लैपियर के अनुसार समाज से तात्पर्य व्यक्तियों के समूह से नहीं अपितु समूह के व्यक्तियों के मध्य होने वाली अंतःक्रियाओं की जटिल व्यवस्था से है। समाज जो है, साधारण भाषा में अगर हम समाज की बात करें तो हम कह सकते हैं कि कुछ व्यक्तियों का समूह समाज है। लेकिन अगर हम इसकी सटीक और सही परिभाषा देखें तो न केवल व्यक्ति बल्कि व्यक्तियों के मध्य जो अंतर्व्यक्तिक संबंध बन रहे हैं, जो उनके सामाजिक संबंधों का निर्माण हो रहा है, वही समाज का आधार होता है। क्योंकि समाज में जो व्यक्ति हैं वो एक दूसरे की आवश्यकताओं पर निर्भर होते हैं, यानी एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, तभी वो एक समूह एक समाज के रूप में कार्य करते हैं। और हर समाज यही चाहता है कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति उस समाज के अच्छा नागरिक बने और उसके लिए अच्छे कार्य करे। तो और साथ ही ये भी एक समाज आशा रखता है कि जो व्यक्ति है वो मूल्य, आकांक्षाओं, आवश्यकताओं और आदर्शों का पालन करते हुए एक समाज का अच्छा नागरिक बनकर सामने उभरे। तो लैपियर भी अपनी जो परिभाषा है उसमें यही कह रहे हैं कि समाज न केवल व्यक्तियों का समूह है बल्कि व्यक्तियों के मध्य होने वाली अंतःक्रियाओं का एक जटिल प्रक्रिया है। जटिल प्रक्रिया इसको इसलिए कहा गया है क्योंकि समाज की कुछ व्यक्ति से कुछ अपेक्षाएं होती हैं और व्यक्ति की भी समाज से कुछ अपेक्षाएं होती हैं। तो इन अपेक्षाओं की पूर्ति करने की जो व्यवस्था है वो थोड़ी जटिल होती है, और जो व्यक्ति प्रक्रिया में सफल हो जाता है वही व्यक्ति समाज में अपना एक प्रतिष्ठित स्थान को प्राप्त कर लेता है। तो हम कह सकते हैं कि जो समाज है, एक मैकाइबर की डेफिनेशन और है कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है और यह हमेशा परिवर्तित होता रहता है। इन्होंने भी यही बात कही है कि सामाजिक संबंध यानी मनुष्य का एक दूसरे के प्रति जो अंतःक्रिया है, एक दूसरे के प्रति जो संबंध है, लेन देन का व्यवहार है, या अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति, अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए जो वो व्यवहार करता है, इस व्यवहार का एक जाल है जो कि समाज कहलाता है। और ये हमेशा परिवर्तित होता रहता है क्योंकि परिवर्तनशील प्रकृति का एक नियम है, और जो चीज़ परिवर्तित नहीं होती वो नष्ट हो जाती है। तो यही जो कंडीशन है वो एक सोसाइटी पर भी अप्लाई होती है। सोसाइटी भी समय समय पर चेंज होती रहती है। जैसा वातावरण होगा, जैसी परिस्थितियाँ होंगी, जैसी विचारधारा होगी, वैसे ही जो समाज है उसकी व्यवस्थाएं परिवर्तित हो जाएंगी या उसकी संरचना परिवर्तित हो जाएगी। तो जो मैकाइबर कहना चाहते हैं वो यही कहना चाहते हैं कि जो समाज है वो सामाजिक संबंधों का एक जाल है, यानी एक समूह है जिसमें बहुत सारे सामाजिक संबंध होते हैं और जो कि समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार हमेशा परिवर्तित होते रहते हैं। अब समाज की परिभाषा समझने के बाद हम देखेंगे कि समाज की जो विशेषताएं हैं वो क्या हैं, तो यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोसाइटी। सबसे पहले हम जो विशेषता यहाँ देख रहे हैं वो है सोसाइटी इज़ एब्स्ट्रैक्ट, यानी कि जो समाज है वो अमूर्त होता है। अमूर्त हम उस वस्तु को कहेंगे जिसे हम ना छू सकते हैं और ना ही हम देख सकते हैं। उसी प्रकार जो समाज है उसको ना हम छू सकते हैं और ना ही देख सकते हैं, केवल हम उसके अंतर संबंधों को या उसकी व्यवस्था को या उसकी संरचना का केवल अनुभव कर सकते हैं। इसको हम ऐसे ही उसी प्रकार कह सकते हैं जैसे कि अगर कोई कहे कि जीवन एक वस्तु है
तो जीवन एक वस्तु नहीं है, बल्कि जीवन एक जीवित रहने की प्रक्रिया है जिसको हम केवल अनुभव कर सकते हैं या जी सकते हैं। उसी प्रकार जो समाज है वो एक प्रक्रिया है, एक व्यवस्था है, एक संरचना है जिसको हम छू या देख नहीं सकते, केवल उसके अंतर संबंधों को हम समझ सकते हैं, उनको अनुभव कर सकते हैं और उनका हम लाभ उठा सकते हैं। सेकंड जो यहाँ पर विशेषता हम देख रहे हैं वो है इंटरडिपेंडेंसी, यानी कि पारस्परिक निर्भरता। क्योंकि हर व्यक्ति की कुछ ना कुछ आवश्यकताएं होती हैं और उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो व्यक्ति है वो एक दूसरे पर निर्भर रहता है और इसी निर्भरता के कारण वो एक समाज का निर्माण करता है। यही जो पारस्परिक निर्भरता है वो समाज को स्थायित्व प्रदान करती है, यानी व्यक्ति इन्हीं पारस्परिक निर्भरताओं के कारण या संबंधों के कारण, आवश्यकताओं के कारण एक दूसरे से के संबंध को स्थायी बनाने के लिए जुटा रहता है। चाहे वो संबंध स्त्री पुरुष का हो, पिता पुत्र का हो, विद्यार्थी शिक्षक का हो, राजा प्रजा का हो, मालिक का नौकर का हो, कोई भी संबंध हो। सामाजिक समाज में जो भी संबंध बन रहे हैं वो व्यक्ति, वो प्राणी किसी न किसी कारण से एक दूसरे पर निर्भर ही रहते हैं। नेक्स्ट जो हम यहाँ विशेषता देख रहे हैं वो विशेषता है यूनिफॉर्मिटी एंड वेरिएबिलिटी, यानी कि समानता और विभिन्नता। समाज के जो सदस्य होते हैं उनके विचारों में, लक्ष्यों में, उद्देश्यों में तो समानता पाई जाती है, लेकिन कई आधार ऐसे होते हैं जिनमें विभिन्नताएं होती हैं, जैसे कि व्यक्ति का खुद का अपना दृष्टिकोण। तो समाज जो है वो विभिन्नताएं भी उसमें पाई जाएंगी और समानताएं भी पाई जाएंगी। यानी ये एक ऐसी संरचना है जहाँ पर समानता और विभिन्नता के होते हुए भी ये जो समाज है वो एक संगठित होकर कार्य करता है और समाज जो है वो व्यक्तियों के उत्थान के लिए हमेशा तैयार रहता है। अब जो समाज में समानताएं हैं और असमानताएं हैं उनका उदाहरण अगर हम देखें तो जो समानता की हम बात करें तो जो व्यक्ति है वो उसका एक ही लक्ष्य होता है। एक समाज के व्यक्ति का एक ही लक्ष्य रहेगा कि समाज की उन्नति, देश की उन्नति और राष्ट्र की उन्नति। यानी इस प्रकार की विचारधाराएं जो हैं वो हर समाज में समान रूप से पाई जाएंगी। और समाज में अगर हम असमानता का उदाहरण देखें तो असमानता में जैसे व्यक्ति का लेन देन की प्रक्रिया, उसका जो पारस्परिक दृष्टिकोण, उसका जो पर्सनल दृष्टिकोण है, या फिर उसका जो स्वभाव है, उसकी प्रकृति है, उसकी योग्यताएं हैं, रुचि हैं, तो इन सब में असमानता पाई जाएगी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समाज एक ऐसा समूह है जो समानता और असमानता दोनों पर ही आधारित होता है। नेक्स्ट जो हम यहाँ देखेंगे वो है म्यूचुअल अवेयरनेस, यानी कि पारस्परिक जागरूकता। पारस्परिक जागरूकता से यहाँ पर जो अर्थ हम लेके चलते हैं वो ये है कि समाज का जो प्रत्येक सदस्य है वो एक दूसरे के अस्तित्व का ज्ञान करते हुए अपने व्यवहार को करे, यानी न केवल अपने बारे में सोचे बल्कि अपने से संबंधित हर व्यक्ति की भावनाओं, उसके विकास, उसके प्रति हो रहे व्यवहार, इन सभी चीज़ों के प्रति अवेयर रहे या जागरूक रहे। तभी एक समाज सफल हो सकता है और तभी एक समाज व्यक्ति का विकास कर सकता है। इसीलिए हम इसको कहते हैं कि जो समाज की प्रक्रिया है वो एक जटिल प्रक्रिया है, क्योंकि यहाँ पर व्यक्ति ना केवल अपने बारे में सोचता है बल्कि जो समाज से जुड़े हुए अनेक व्यक्ति हैं उन सभी के बारे में विचार करते हुए ही वो कार्य करता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो समाज है वो पारस्परिक जागरूकता यानी म्यूचुअल अवेयरनेस पर ही आधारित होता है। नेक्स्ट जो यहाँ पर पॉइंट हम देख रहे हैं वो है कॉपरेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट। कॉपरेशन यानी कि सहयोग, कॉन्फ्लिक्ट यानी कि संघर्ष, क्योंकि ऐसा कोई समूह नहीं होता जहाँ पर सहयोग और संघर्ष दोनों ही भाव विद्यमान ना हो। तो उसी प्रकार जो समाज होता है वह उस समाज में भी जो व्यक्ति हैं वो एक दूसरे का सहयोग भी करते हैं और जब उनकी विचारधाराएं नहीं मिलती हैं तो वो एक दूसरे का विरोध भी करते हैं या उनमें जो संघर्ष की स्थिति है वो भी बन जाती है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो समाज है उसमें एक जो सहयोग है वो तो व्यक्तियों को एक दूसरे से बांध रहा है, लेकिन जो संघर्ष है वो संघर्ष उस समाज में सुधारों को प्रेरित करता है, यानी सुधारों समाज में भविष्य को लेकर के जो सुधार की गुंजाइशें हैं उनको पूर्ण करने का कार्य करता है। और ये कहा जाता है कि जहाँ संघर्ष नहीं होता वहाँ विकास नहीं होता।
जब संघर्ष की हम बात करेंगे तो संघर्ष जो होता है वो उसके जो कारक होते हैं वो धार्मिक कारण भी हो सकते हैं, सांस्कृतिक हो सकते हैं, व्यक्ति का खुद का हित हो सकता है, उद्देश्य हो सकते हैं, उसकी विचारधाराएं हो सकती हैं। तो ये छोटे छोटे कारण हैं, लेकिन जो ये संघर्ष एक समाज के अंतर्गत होता है या अंदर होता है वो समाज के विकास में ही सहायक होता है। उसके एक तरीके से समाज का जो मॉडिफिकेशन है, प्योरिफिकेशन है, वो इस कॉन्फ्लिक्ट की कंडीशंस के द्वारा ही पूरा होता है। नेक्स्ट जो यहाँ पर हमारा पॉइंट आता है वो पॉइंट है जो सोसाइटी इज़ एवर चेंजिंग एंड कॉम्प्लेक्स सिस्टम, यानी कि जो समाज है वो सदैव परिवर्तनशील होता है और एक जटिल व्यवस्था होती है। यही बात हम प्रारंभ से बढ़ते आ रहे हैं कि समाज जो है वो एक जटिल व्यवस्था होती है, लेकिन साथ में जो समाज है वो परिवर्तनशील भी होता है। परिवर्तनशील इसलिए होता है क्योंकि जो चीज़ परिवर्तित नहीं होती है वो नष्ट हो जाती है। कुछ समय पहले अगर हम देखें, कुछ सालों पहले की हम बात करें तो हमसे जो पुराने लोग हैं, हमारे पूर्वज हैं, उनके समय में जो समाज की व्यवस्थाएं थी, संरचनाएं थी, वो अलग थी। और वर्तमान में हम सामाजिक संरचनाओं को देखते हैं तो वो उस समाज से हमारा वर्तमान समाज काफ़ी भिन्न होता है। तो ये जो भिन्नताएं आई हैं वो परिवर्तन के कारण ही आई हैं, यानी परिस्थिति के अनुसार, समय के अनुसार जब परिवर्तन समाज में होते रहते हैं और वो परिवर्तन जो होते हैं वो व्यक्ति के विकास में ही सहायक होते हैं, समाज के उत्थान में ही सहायक होते हैं। जटिल प्रक्रिया हम इसको इसलिए कहेंगे क्योंकि ये जो चेंजेस आते हैं, परिवर्तन आते हैं, वो बहुत सरल प्रक्रिया के द्वारा नहीं आते। बहुत समय बाद, कई वर्षों बाद एक समाज में परिवर्तन लाया जा सकता है और उस परिवर्तन के लिए बहुत अधिक प्रयास भी किए जाते हैं, व्यक्तियों के द्वारा प्रयास किए जाते हैं, तब एक समाज में परिवर्तन लाया जा सकता है। तो जो समाज है वो परिवर्तनशील तो है, लेकिन साथ में जो उसके परिवर्तन की जो प्रक्रिया है वो बहुत ही जटिल है, कॉम्प्लेक्स होती है। नेक्स्ट जो यहाँ पॉइंट आता है वो है कि सोसाइटी इज़ नॉट कॉन्फ्लिक्ट टू ह्यूमन बीइंग ओनली, यानी कि जो समाज है वो मनुष्यों तक ही सीमित नहीं होता। एक मैकाइवर ने एक डेफिनेशन बताई है, परिभाषा दी है कि जहाँ कहीं जीवन है वहीं समाज है, यानी समाज केवल मनुष्यों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि जहाँ जहाँ लाइफ है, जहाँ जहाँ चाहे वो मनुष्य के अलावा कोई प्राणी हो सकता है, कोई जीव हो सकता है। कोई छोटी सी हम चींटी का या मधुमक्खी का उदाहरण लें तो उनका भी अपना एक समाज होता है और उनकी भी समाज की व्यवस्थाएं होती हैं। तो समाज जो है वो न केवल मनुष्यों तक सीमित है, बल्कि जहाँ जहाँ भी जीवन दिखाई देता है, जीने की एक इच्छा होती है, वहीं समाज का निर्माण हो जाता है। और जो मनुष्य है, जो बाकी समाज है और मनुष्य का समाज है, उसमें जो भिन्नताएं हैं वो ये हैं कि मनुष्य जो है वो अपनी क्षमता, योग्यता और शारीरिक विशेषताओं के कारण अपनी एक संस्कृति का निर्माण करता है। उनके समाज में जो है वो संगठन होता है, एक संरचना जो है वो व्यवस्थित होती है। और इसीलिए जब समाज का अध्ययन किया जाता है तो उसमें सबसे पहले जो अध्ययन किया जाता है वो मानव समाज का ही किया जाता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो समाज है वो व्यक्ति से किस प्रकार जुड़ा हुआ है। व्यक्ति अपनी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति एक समाज में रहकर ही करता है और समाज की जो विशेषताएं हैं वो भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण के लिए या भविष्य के निर्माण में हमेशा सहायक होती हैं।